आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो की इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज तारीख है 24 जून, दिन है गुरुवार। अगले तकरीबन आधे घंटे में हम आपको सुनाएंगे देश दुनिया की सबसे ज़रूरी खबरें बिना शोर शराबे के, बिल्कुल आसान ज़बान में। कुछ खबरों पर एक्सपर्ट्स के साथ बात भी करेंगे और करेंगे पूरा विश्लेषण। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है आज की खबरों में। सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं की बैठक की। जानेंगे कि इस बैठक में क्या हुआ और बात कहां तक पहुंची। उसके बाद आपको बताएंगे कि कोरोना के केस फिर से कहां बढ़ रहे हैं और बात इस पर भी करेंगे कि चेहरे से लोगों के मास्क फिर से क्यों सरकने लगे हैं। इसके बाद जिक्र होगा यूपी बीजेपी का, जहां उन कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की जा रही है जो अपनी नियुक्तियों या अनदेखी या पुराने मुकदमों को ना हटाए जाने से नाराज हैं। और आखिर में बात करेंगे क्रिकेट की और एक्सपर्ट से जानेंगे कि विदेशी पिचों पर भारत का बंटाधार क्यों हो जाता है। तो होगा ये सब, लेकिन पहले चलते हैं खुशबू के पास जो दिन की सुर्खियों को लेकर हाजिर हैं। ताजिकिस्तान में हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। साथ ही अजित डोभाल ने पाकिस्तान में पनपे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए एक्शन प्लान भी प्रस्तावित किया। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जब प्रधानमंत्री और कश्मीरी नेताओं के बीच चल रही बैठक के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाना कश्मीरियों की आज़ादी छीनना है। जिस तरह से वैक्सीन के लिए देश की बदनामी हुई, उसी तरह आर्टिकल 370 हटाने पर भी देश की बदनामी हुई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को अंतरिम राहत देते हुए गाजियाबाद पुलिस को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर गाजियाबाद पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है तो वो वर्चुअली ऐसा कर सकती है। जियो रिलायंस ने अपनी एनुअल जर्नल मीटिंग में ऐलान किया है कि सितंबर महीने तक कंपनी गूगल के साथ मिलकर सस्ता 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। फिलहाल इस फोन की कीमत का ऐलान नहीं किया गया है। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास हुए बम धमाके की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। चारों छात्र कश्मीर में कारगिल के रहने वाले हैं। पुलिस इस धमाके में इन चारों की भूमिका के बारे में पूछताछ कर रही है। और दिल्ली में आज दोपहर के बाद मौसम अचानक बदल गया है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी चल रही है। राजधानी में मौसम के करवट लेने से उमस भरी गर्मी से मामूली राहत मिली है। देश का सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम आज दिल्ली में घट रहा है। दोपहर 3 बजे पीएम आवास पर जम्मू कश्मीर के 14 नेता जुटे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहे। 3.25 घंटे तक चली इस बातचीत में जम्मू कश्मीर के परिसीमन, विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य के दर्जे पर बात हुई। कांग्रेस के दिग्गज नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने बैठक के बाद जो कहा वो सुनिए। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये भी मांग की कि अब आपने पंचायत के इलेक्शन किए, जिला परिषद के इलेक्शन किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधानसभा न हो। तो इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। फिर हमने कहा कश्मीरी पंडित जो हैं कि वो कश्मीर के पंडितों को वापस लाएं और उनके रिहेबिलिटेशन में जो भी हमसे हो सकेगी सरकार की सहायता करें। पीपल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर बेग भी इस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। Overwhelming majority of the people asked for the restoration of statehood. So did you talk about restoring the special status as well, sir? Well, that is pending in the Supreme Court.
So one has to wait for the judgment of the Supreme Court. They said that after delimitation takes place, that process is on. After that, they will take a call. तो डीलिमिटेशन वो एक्सरसाइज चल रहा है, उसके बाद ही कॉल लेंगे. हाँ, उसके बाद they will take a call on when to hold the election. इलेक्शंस के बारे में वैसे कुछ टाइमलाइन बताया सर उन्होंने. नहीं, टाइमलाइन तो नहीं होती ना, वो तो डिलिमिटेशन कमीशन है. That's an independent commission. So government cannot dictate to say that it will be done in 3 weeks or 3 months or 2 months. प्रधानमंत्री का क्या कहना था? कुछ आश्वासन उनसे मिला सर? प्रधानमंत्री का बड़ा reassuring था that he understood the problems faced by the people of Jammu and Kashmir and that he will do whatever is necessary. पाकिस्तान से बात करने की कोई बात हुई सर? इस मीटिंग में पाकिस्तान से भी डायलॉग में इंक्लूड करने की? नहीं, वो तो किसी ने नहीं उठाई. वो तो implied है. People did say that we have a problem with Pakistan, but he did not. आर्टिकल 370 और 35A को लेकर क्या बात? 35A के बारे में मैंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करती, 35 की प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है. आर्टिकल 371 में इनकॉर्पोरेट किया जाए. इट इज अबाउट लैंड एंड जॉब्स. दैट कैन बी डन अंडर आर्टिकल 371. इस बैठक पर इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव भी नजर बनाए हुए थे. बैठक खत्म होने ही वाली थी. ठीक उस वक्त हमने उनसे बात की थी. पहला सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि बैठक अहम क्यों है और भीतर क्या चल रहा है. देखिए, सबसे पहले इस बैठक की जो अहमियत है मैं इस पे बताना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 कमजोर हुआ, 35 से हटाया गया, उसको लेकर के उसके बाद जो गतिविधि हुई कि सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को नजरबंदी हुई और एक तरह का एक पॉलिटिकल ब्रेकडाउन हुआ. दूसरा, सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक एक्टिविटी, यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक तरह से निलंबित कर दी गई. और तब से लेकर के एक लंबा अंतराल गया है जिसमें तमाम जगह से प्रेशर रहा. कश्मीर के लोगों का प्रेशर था, कश्मीर के नेताओं का प्रेशर था और यहाँ तक कि विदेश में भी प्रेशर था. अगर आप देखिए कि बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि भारत कहता था कि कश्मीर में लोकतंत्र को खतरा पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे एक्टिविटी थी उससे है. आप देखिए करीब 3-4 महीना हो गया है, बॉर्डर में शांति है, सीज फायर चल रहा है. थोड़ा अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर है और सबसे बड़ा जरूरी चीज कि भारत की एक सबसे अहम पहचान जो है वो उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है. तमाम कश्मीर की घटनाओं के बावजूद अगर भारत की छवि अच्छी रही है, वो इसलिए रही है कि हर चीज के बावजूद, हर परेशानी के बावजूद कश्मीर का भारत से लोकतांत्रिक जो लिंक है वो हमेशा बरकरार रहा. इसको देखते हुए सरकार पे थोड़ा प्रेशर था और ये बैठक एक शुरुआत हुई. इस बैठक के पहले गुपकार अलायंस ने जिस तरह से पैतरेबाजी की, उन्होंने पोजिशनिंग की, उन्होंने कहा कि सबसे पहली अहम मांग उनकी यही है कि किसी भी तरह से जो 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति थी वो कश्मीर में उसकी बहाली हो. और उनका कहना था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको छोड़ा जाए, इस तरह की तमाम डिमांड थी. लेकिन इस चीज को लेकर के केंद्र की तरफ से एक बात साफ है कि ये जो स्थिति थी वापस लौटेगी नहीं. आगे कश्मीर में लोकतंत्रीय प्रक्रिया की बात हो सकती है, स्टेटहुड की बात आगे जाकर के हो सकती है, लेकिन इस तरह के दो अलग अलग स्टैंड होने के बावजूद अब देखिए कि सारे कश्मीर के नेता जो हैं और जम्मू और कश्मीर के, वो इस बैठक में बिना किसी नागा के सभी नेता मौजूद है. अब आप देखिए कि कितना बड़ा पॉलिटिकल समूह यहां अंदर गैदर हुआ है, इकट्ठा हुआ है. 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, कश्मीर की हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जम्मू रीजन के लोग हैं, कश्मीर रीजन के लोग हैं. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हर एक की तरफ से एक कोशिश है कि लोकतंत्रीय प्रक्रिया जो है उसकी बहाली हो. इस बैठक से कोई बहुत बड़ा निष्कर्ष निकले ना निकले, लेकिन केंद्र सरकार ये बात जानती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर की जो सूरत हाल है, जमीनी स्थिति है, वो बदल गई है. इसीलिए इस मीटिंग के शुरुआत में गृह सचिव के द्वारा एक प्रेजेंटेशन की गई जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले करीब 2 साल के वक्फे में क्या क्या कश्मीर में सुधार हुआ है. आरक्षण हुआ है दलितों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ है चुनावी प्रक्रिया में, किस तरह से विकास की नए तरीके अपनाए जा रहे हैं. उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से वक्तव्य हुआ और उसके बाद एक एक करके 14 जो नेता हैं वो एक एक करके अपने बयान इस मीटिंग में रख रहे हैं. वो अपनी बात रख रहे हैं कि उनको चाहिए कि 370 जैसा था वैसा बहाल किया जाए, लेकिन
बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो एक तनाव था और बातचीत की प्रक्रिया टूट चुकी थी, वो प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई है। आज की बैठक अहम होगी 2 मुद्दों के लिए। एक, किस तरह से कश्मीर में शांति बनी रहे, राजनीतिक दल अपनी प्रक्रिया में चालू हों, और किस तरह से कश्मीर में आगे जाकर के जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हो सके। आज नहीं, यूपी के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव होने, उसके साथ नहीं तो गुजरात वगैरह के जो 2022 में चुनाव होने हैं उसके साथ क्या वहां चुनाव हो सकते हैं। ये मोटा मोटा इस मीटिंग का एजेंडा है। अच्छा देखिए, क्या ऐसा भी है कि जैसे जैसे कश्मीरी नेता दिल्ली के करीब आए वैसे वैसे आपस में दूरियां हो गई, क्योंकि महबूबा का बयान पाकिस्तान पर और फिर फारूक का बयान कि हम पाकिस्तान की बात नहीं जानते, क्या ये दिखा नहीं रहा है कि गुपकार में दूरी आई है? देखिए, मैं कहूंगा कि ये दूरी जो दिख रही है ये उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, उसके कारण ये दूरी दिख रही है। देखिए, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव हारी, पीडीपी की परफॉर्मेंस बेटर रही, बीजेपी के साथ सरकार बनी जो टूट गई क्योंकि उनके राजनीतिक मतभेद थे। लेकिन कुल मिलाकर के उसका लबोलुबाब ये है कि जो पीडीपी है और महबूबा मुफ्ती हैं, उनकी राजनीति में जो ज्यादा प्रखर स्ट्राइडेंट फोर्सेस जो हैं वहां के, वो ज्यादा उनके समर्थक हैं। और उन फारूक अब्दुल्ला जो है वो मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। उनको मालूम है कि उनकी जो जैसी जो दरमियानी राजनीति उन्होंने उनके पिताजी के समय से उमर अब्दुल्ला ने आगे जिस तरह की चलाई है, उसमें जब भी कोई स्ट्राइडेंट फोर्स या सबवर्सिव फोर्स या जो सेपरेटिस्ट फोर्स हैं अगर वो शामिल होंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद थोड़ा घटेगा। तो इसलिए उस वजूद को घटने से बचाने के लिए उनको मालूम है कि कश्मीर में स्थिति बदल चुकी है, पहले की स्थिति नहीं है, केंद्र ज्यादा कंट्रोल में है, 370 हट चुका है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती की लाइन से वो अलग होकर के एक चीज कर रहे हैं कि वो एक दरमियाना रास्ता अपना रहे हैं जिससे उनको फायदा होगा, क्योंकि केंद्र उनसे ज्यादा बात करना चाहेगा, क्योंकि वो ज्यादा दरमियानी बात कर रहे हैं, मिडिल पाथ की बात कर रहे हैं बनिस्बत महबूबा मुफ्ती से। देखिए, ये बातचीत का दौर लंबा चलेगा। केंद्र में रोज जब वो बातचीत करने आएंगे तो उनका ओहदा बढ़ेगा। कश्मीर और दुनिया में फारूक अब्दुल्ला की जो छवि है वो ज्यादा बेहतर होगी, उसका उनको राजनीतिक फायदा होगा। इस बात को लेकर के ये मैं कहूंगा कि एक राजनीतिक शतरंज की बिसात की चाल है जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने बीच का रास्ता चुना है जिससे उनकी आगे की राजनीति सुधर सके। ठीक है, हम समझ गए कि महबूबा और फारूक अपने वोटर्स को एड्रेस कर रहे होंगे, लेकिन जिस बिसात की बात आप कर रहे हैं, क्या उसी पर नरेंद्र मोदी रिस्क नहीं ले रहे? क्योंकि हाल तक उनकी पार्टी के नेता जिसे गुपकार गैंग कहकर पुकारते थे, आज वो उससे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में रिस्क ना हो, राजनीति जीरो रिस्क का खेल नहीं है, राजनीति बहुत सारी रिस्क का खेल है। देखिए, तमाम फैक्टर्स से, दबाव से, जिसके कारण ये मीटिंग बुलाई गई, इस मीटिंग को आगे चला करके चुनाव करा लेना, स्टेटहुड की बात करना, ये सब ऐसा है कि जैसे कि आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं, रीछ, भालू, शेर, चीता, गड्ढा, जंगल, पेड़ सब उनके सामने आएंगे, और ये बात नरेंद्र मोदी और इस सरकार को मालूम है। परेशानी देखिए, आज जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जम्मू को ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, जम्मू के तमाम गुटों को नहीं बुलाया गया। हालांकि ये बैठक सिर्फ पूर्व जो चुने हुए राजनेता हैं जो कि असेंबली में, सरकार में रह चुके हैं, उनको बुलाया गया है। लेकिन विरोध के स्वर उठे कि जम्मू के लोगों को नहीं बुलाया गया, जबकि उसमें तमाम लोग जो हैं निर्मल सिंह हैं जैसे तमाम लोग हैं जो कि बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा ये बातचीत भी हुई कई बीजेपी और तमाम गुटों के द्वारा कि जिन लोगों को, जो लोग सेपरेटिस्ट और उन लोगों की बातें करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, उनसे सरकार क्यों बातचीत कर रही है। तो यानी अपने समर्थकों में भी नाराजगी लेने की बात है। इधर जम्मू डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होने वाली है। अगर डिलिमिटेशन में जम्मू को ज्यादा सीटें नहीं मिलती हैं और कश्मीर का पलड़ा भारी रहता है सीटों के मामले में, 46 है उसके पास अभी भी, और बराबरी के करीब नहीं पहुंचता, तो जम्मू के लोगों को नाराजगी होगी। इसके अलावा अगर जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद चुनाव असेंबली बनती है तो लद्दाख के लोगों को नाराजगी होगी कि भाई हम भी यूटी हैं, हमको क्यों नहीं असेंबली बनाई जा रही। तो मैं कहूंगा कि अगर केंद्र सरकार को कश्मीर के चिनाब और झेलम नदी का पानी पीना है तो अभी बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये थे इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव।
और अब जिक्र फिक्र कोरोना का। अभी दूसरी लहर का प्रकोप हमने झेला है, तीसरी लहर भी आने की बातें हो रही हैं। एक्सपर्ट सावधानियां बरतने को कह रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क पहनने को लेकर कोताही कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा हमें एक सर्वे से लगा है। लोकल सर्कल की एक सर्वे है जो कई जिलों में कराया गया और पाया गया कि 67% रेस्पोंडेंट्स का यही कहना है कि उनके एरिया में मास्क नहीं पहना जाता। ऐसे समय में ये आंकड़े सच में डराते हैं। अभी भले ही भारत में कोरोना के केस घट रहे हैं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट से खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक डेल्टा प्लस के 40 नए केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, एमपी, केरल और तमिलनाडु राज्यों में डेल्टा प्लस के नए केस सामने आए हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही 21 मरीजों की पहचान हुई है, जबकि मध्य प्रदेश से 5 नए केस मिले हैं। वहीं एक की मौत भी हुई है डेल्टा प्लस से। कोरोना के नए मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में भारत में 54,069 नए मामले सामने आए हैं। जब से केसेस घटने शुरू हुए हैं तब से ये पहली बार है कि केसेस दोबारा बढ़े हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली में केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि केस बढ़ने के पीछे डेल्टा प्लस वेरिएंट भी एक वजह हो सकता है। केसेस का फिर से बढ़ना चिंताजनक तो है ही, तो अभी कहां कहां केसेस में इजाफा हुआ है, ये जानने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर दीपू राय से। देखिए, सबसे बड़ी बात की ओवरऑल अगर आप देखें सारे स्टेट्स के जो नंबर, उसमें 5 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां से लास्ट 24 मीन्स की जो वेडनेसडे तक के जो नंबर्स आए हैं, क्योंकि बाकी नंबर देर रात शाम तक शुरू होते हैं। तो अभी जो नंबर लेटेस्ट अवेलेबल नंबर हैं लास्ट 24 आवर के, उसके अकॉर्डिंगली केरल में करीब 12,787 केसेस, नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। महाराष्ट्र में तकरीबन एक तरह से कहा जाए कि एक वीक में के बाद सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिली है, यानी कि 10,066 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। तमिलनाडु में 6,596 केसेस हैं। आंध्र प्रदेश में वैसे ही करीब 4,500 से ऊपर केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, नए केसेस की बात मैं कह रहा हूँ। और वैसे ही कर्नाटक में भी करीब 4,500 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अच्छा दीपू जी, डेल्टा प्लस की वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। जिन राज्यों में डेल्टा प्लस के अधिकतर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वहां इन नंबर्स में क्या कोई खास ट्रेंड देखने को मिल रहा है? देखिए, ज्यादातर ये माना जाता है कि कोई नया म्यूटेशन की वजह ही हो सकती है इस तरह से केसेस में राइज करना। आपको पता है सेकेंड वेव में दिल्ली या बाकी जगहों पे, मोस्टली दिल्ली में जो केसेस बहुत ज्यादा राइज हुए थे, उसके पीछे डेल्टा था और उसी का एक नया वेरिएंट जो है डेल्टा प्लस, जो कि महाराष्ट्र में अभी तक की जो 40 लोगों के इन्फेक्शन की रिपोर्ट आई है और एक अनकन्फर्म डेथ की खबर मध्य प्रदेश उज्जैन से है, उसमें ये माना जा रहा है कि डेल्टा प्लस जो कि ज्यादा, जिसको माना जा रहा है कि ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो सकता है और एक कंफर्म बन सकता है, हालांकि साइंटिस्टों का भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो एक वजह बन सकता है कुछ इस तरह के ट्रांसमिशन होने का या उनके फैलने का। लेकिन अभी ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि जो हमने आपको 5 स्टेट जो बिगेस्ट जंप बताए अभी 24 घंटे में, जिन स्टेट्स में हुए हैं महाराष्ट्र सहित केरल और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे डेल्टा प्लस के ही वेरिएंट की वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन ये जरूर है कि एक कंसर्न बन गया है और एक कॉशियस अप्रोच ले रही है वो सरकारें। जैसे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये कहा है कि हो सकता है जो लॉकडाउन है उसको हमको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, पूरी तरह से अनलॉक नहीं कर सकते। और उसमें जो है इसका सीधा रीजन उन्होंने जो बढ़ते हुए केस हैं और साथ ही डेल्टा प्लस के जो इमरजेंसी केसेज आ रहे हैं डेल्टा प्लस से रिलेटेड, उसको एक वजह मान रहे हैं। और ये भी माना जाता है कि इंडिया में जब भी वेव या इंडिकेशन शुरू होता है केसेस का, तो मोस्टली वो महाराष्ट्र से शुरू होता है। तो एक बड़ा कंसर्न है, बड़ी चिंता है लोगों के लिए भी कि क्या इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दूसरा वाला जो वेरिएंट है वो तेजी से फैलेगा, क्योंकि अब इसका कितना असर वैक्सीन पर होगा इस बारे में भी अभी कुछ भी जानकारी नहीं है साइंटिस्टों को। अभी उसको वो डिटेल अध्ययन कर रहे हैं और हमारे जो एजेंसीज हैं वो जिन्होंने सिक्वेंसिंग कर रही हैं ताकि इसके स्पीड को और टेस्ट किया जा सके कि ये कहाँ पे इमर्ज कर रहा है। लेकिन अभी हालात ये है कि केसेस फिर से अभी हालांकि बहुत तेजी से तो नहीं, लेकिन जरूर एक हफ्ते के अगर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो नो डाउट एक चिंता का विषय है। और महाराष्ट्र और बाकी साउथ के स्टेट्स इस बारे में काफी ज्यादा केसेस शो कर रहे हैं कि लास्ट 24 आवर में
तो ये थे दीपू राय। डेल्टा प्लस वेरिएंट जब से आया है तभी से इस पर भी सवाल फिर से उठने लगे हैं कि भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर क्यों नहीं दिया गया, जब पिछले साल से ही नए वेरिएंट्स आने शुरू हो गए थे। तो अब डेल्टा प्लस को लेकर सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है और इस बार क्या सही करने की जरूरत है, पूछा मैंने उजाला सिग्नस ग्रुप हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज से। देखिए, ऐसा है कि इंडिया में जो डेल्टा प्लस वेरिएंट अब दिखना शुरू हुआ है, 42 केस अब तक दिख चुके हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, और ये पूरे वर्ल्ड में 9 कंट्रीज में दिखना शुरू हो चुका है। तो डर यही है अब कि जैसे पिछली वेव डेल्टा वेरिएंट ने ड्राइव की थी, वैसे ही ऐसा ना हो कि ये वेव डेल्टा प्लस वेरिएंट एक नई वेव लेके आ जाए। और हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि एक नई वेव आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूएस, यूके, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड वगैरह में डेल्टा प्लस वेरिएंट दिखना शुरू हो चुका है। भारत सरकार को अब ये चाहिए कि जहां जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट दिख रहा है वहां पर स्ट्रिंजेंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना शुरू करें। प्रॉब्लम हमारी यही रही है और हम इसीलिए वेव्स को नहीं ज्यादा पकड़ पाए हैं, क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रोसेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है जितना हम सोचते थे कि होना चाहिए। इस पिछली वेव में तो मुझे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट एक्सेप्ट ही कर लिया था कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का छोटा अटेम्प्ट भी नहीं किया जा रहा था। सारा फोकस क्रिटिकल केयर, हॉस्पिटल बेड्स, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन पर ही था। लेकिन क्योंकि अभी ओवरऑल केसेस कम हैं और डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस थोड़े शुरू हुए हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम जीनोमिक टेस्टिंग पर फोकस रखें। जो जो नए केसेस आ रहे हैं उनकी जीनोमिक टेस्टिंग कर देखें कि कितने वेरिएंट्स नए ढूंढ पा रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट जहां जहां मिलता है, क्योंकि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इसमें इन्फेक्टिविटी भी ज्यादा है, लंग रिसेप्टर से ज्यादा स्ट्रांगली अटैच होता है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में इसके म्यूटेशन हुआ है AY1। तो ऐसा लगता है कि ज्यादा सीवियर डिजीज भी करेगा। और इस म्यूटेशन की वजह से ये भी लग रहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी इस पर अफेक्ट नहीं। शुक्रिया सुचिन बजाज और दीपू राय आप दोनों का। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संजीदा हो गई है। ऐसे में बीजेपी और संघ के दिग्गज नेताओं ने अब पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी और मनमुटाव दूर करने की पहल की है। बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष के दिल्ली वापसी के बाद ही पार्टी कार्यकर्ताओं को साधने के फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो गया है। कैसी है ये नाराजगी और पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए पार्टी कर क्या रही है, इस बारे में हमने बात की लखनऊ में आज तक रेडियो रिपोर्टर शिवेंद्र श्रीवास्तव से। देखिए, सरकार की शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जाने लगा कि जो संगठन के कार्यकर्ता हैं और सरकार, उनके बीच में सामंजस्य नहीं है। ऐसी बात सामने आई, लेकिन इसको शुरुआत में भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास के रूप में देखा गया कि कहीं ऐसा न हो कार्यकर्ता सरकार का बेजा फायदा उठाने लगे, संगठन के लोग फायदा उठाने लगे। इसीलिए कई साल तक ऐसा चलता रहा। लेकिन अब जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले संगठन में बैठकें मिलनी शुरू की और उस बैठकों में बहुत खुल करके बात आई कि संगठन के लोगों की शायद बातें नहीं सुनी जाती हैं या फिर कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सरकार को जो नुकसान है वो हो सकता है आने वाले चुनाव में। और इन सब बातों को लेकर के जब राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष और राधा मोहन सिंह जो कि यूपी के प्रभारी हैं, इसके अलावा सुनील बंसल जो कि संगठन मंत्री हैं, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी की, इन सब लोगों ने जब मंथन किया, कई घंटों की बातचीत और चर्चा विचार विमर्श किया, तो उससे एक बात समझ में आया कि कहीं न कहीं जो ये कम्युनिकेशन है या फिर जो ये नाराजगी है, इसको दूर किए जाने की जरूरत है। और उसी की कवायद के चलते जो बैठकें ली गई, जिसमें कार्यकर्ता और संगठन के लोग थे, उनको बताया गया कि कैसे उनको सामंजस्य बिठाना है और उसके बाद इन सब बातों को ले जाकर के जनता को समझाना है। और इसके लिए कई दौर की मीटिंगों का इंतजाम भी किया गया और संगठन की तरफ से, संघ की तरफ से सरकार को भी बोला गया कि प्रायोरिटी पे जरूरतें जो हैं, जो कार्यकर्ताओं की जरूरतें हैं, दिक्कतें हैं, उनको दूर करने का काम करें, उनकी बातें सुनी जाए। अगर उनकी कोई शिकायत है, किसी की कोई मदद करना चाहता है तो उसको भी ध्यान दिया जाए। और ये साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि जनता के सरोकारों से जुड़ी हुई चीजें जो भी हैं, उनमें किसी तरीके की कोताही न तो संगठन की तरफ से बढ़ती जाए और न ही सरकार की तरफ से।
तो शिवेंद्र, ये तो तय हो गया है कि पार्टी में कुछ कार्यकर्ता खुश नहीं है, लेकिन क्योंकि चुनाव भी नजदीक है तो इस पहलू से ये नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है? देखिए, नाराजगी अब कितनी दूर कर पाती है सरकार और संगठन, ये देखने की बात होगी। क्योंकि नाराजगी, जाहिर सी बात, इस 2-3 तरीके की नाराजगी थी। क्योंकि कार्यकर्ताओं को सरकार के बड़े मंत्रियों से मिलने में मुश्किल होती थी, जिन्होंने चुनाव की कैंपेनिंग की 2017 में, उसके बाद भी उम्मीद करते रहे कि उनकी तमाम जो समस्याएं हैं या उनकी जो विकास के कार्य हैं या उनकी पैरवी वाले तमाम काम हैं वो होंगे, उनको लेकर के नाराजगी थी। दूसरी बात यह है कि उनके खुद के मेल मुलाकात ही मुश्किल हो गई थी और उसी के चलते वो नाराज थे। तो ये नाराजगी लंबे समय थी, लेकिन अब संघ और संगठन ने इसको दूर करने का प्रयास किया है, तो उसका भी कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। हालांकि कितना असर पड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा और विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन संगठन ने कोशिश जरूर की है और उस कोशिश का इस पर असर पड़ना भी लाजमी है और वो असर कितना कारगर होता है ये अब वक्त के हाथ में है। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। 2007 में करणजीत सलूजा की एक फिल्म आई थी, नाम था चेन कुली की मेन कुली। अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो उसमें एक अनाथ लड़के करण होता है जो भारतीय टीम में क्रिकेट खेलने की उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है और उसके पास एक बैट होता है जिसे वो मैजिक बैट समझता है और उस बैट से वो शानदार बैटिंग करते हुए भारतीय टीम के लिए खेलता भी है। लेकिन एक रोज होता यह है कि अनाथालय में एक लड़का जलन में आकर करण का बैट तोड़ देता है। करण को लगता है कि अब वो वैसा कमाल नहीं दिखा पाएगा। अब टीम का कप्तान वरुण उसे समझाता है कि जादू उस बैट में नहीं है, बल्कि जादू तो करण के अंदर है। करण अपना आत्मविश्वास हासिल कर लेता है और फिर वो अच्छा खेलता है। ये तो थी फिल्म की बात, लेकिन जब बात असल जिंदगी की हो तो आत्मविश्वास जुटाना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसा कि मौजूदा वक्त में हम भारतीय क्रिकेट टीम के साथ देख रहे हैं। खास तौर पर टेस्ट मैच में विदेशी पिचेस पर टीम धराशायी हो जाती है। कल रात भी ऐसा ही हुआ। साउथहैम्पटन में हुए भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम जीत के लिए फेवरेट होते हुए भी न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से हार गई। इसके बाद सवाल पूछे गए कि कहां चूक हो गई हमसे, क्या प्लेइंग 11 और अच्छा हो सकता था, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, फलाना ढमकाना। कप्तान कोहली ने भी टेस्ट टीम में बदलाव के संकेत दिए, समीक्षा की बातें भी होने लगी। लेकिन इन सबसे इतर इंडियन टीम की ओवरसीज कंडीशंस में ओवरऑल हमने कहां मात खाई और प्रॉब्लम कहाँ है। भारत में तो ठीक खेलते हैं और वहां फिसड्डी हो जाते हैं। इन सवालों को समझने के लिए मैंने फोन मिलाया आज तक के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता को और उनसे पूछा कि विदेशों में भारत की बैटिंग का बंटाधार क्यों हो जाता है। 2015 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और शायद 2014 वर्ल्ड T20 का फाइनल भी भूल गए। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि बड़ी स्टेज पर आकर जो मस्ट विन मैच होता है, नॉकआउट मैच होता है, उसमें सिर्फ आपकी बैटिंग नहीं, बॉलिंग भी गिर जाती है। और मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई मुकम्मल जवाब मेरे पास है। इसका तो एक ही जवाब हो सकता है कि आप उस दिन बड़े मैच का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यही टीम जब बायलैटरल क्रिकेट खेलती है, ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आती है, हर जगह जीत कर आती है, लेकिन मुझे लगता है कि कल वाला जो मैच था या ये पूरा टेस्ट मैच था, ये आप स्किल से भी हारे हैं, क्योंकि अभी भी भारत के बल्लेबाज स्विंग और सीम नहीं खेल पाते। हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया में जीते तो लोगों को बड़ी खुशी हुई और हुआ क्या कि हमारी गलतियों पर पर्दा पड़ गया। वहां पर भी जब आप जीते थे तो आपके टॉप ऑर्डर ने रन नहीं बनाए थे, आप 36 ऑल आउट भी हुए थे। तो मुझे लगता स्विंग और सीम खेलने थे। और दूसरा ये भी डाउट दे दूंगा टीम को कि इनको इस बार तैयारी का मौका भी नहीं मिला। विक्रांत जी, थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं क्योंकि आपने कई सालों से क्रिकेट को कवर किया है, आपका अध्ययन रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पहले भी इंडियन टीम विदेशों में ऐसे ही खेलती थी? कोई पुराना किस्सा या संदर्भ याद आता है आपको? अगर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि भारत की टीम, अगर आप क्रिकेट पिछले 50 साल का उठाएं तो ऐसा नहीं है कि विदेश में जाकर आप हमेशा रन बनाते ही थे। लेकिन एक पीरियड आया था 80 के दशक में जब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया और उस टीम में देखिए ना, बैटिंग बहुत जबरदस्त थी। दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर, ये इस तरह के बल्लेबाज हुआ करते थे। फिर एक पीरियड आया 2002 से लेकर मेरे ख्याल से 2010 तक, अगर आप देखें, वो शायद गोल्डन जनरेशन थी इंडिया की बैटिंग। मैं जो उस टीम की बैट्समैन और इस टीम के बॉलर्स को मिला दूं तो जबरदस्त टीम बनती है। तो उस टीम में आप देखें, राहुल द्रविड़, सहवाग, तेंदुलकर, लक्ष्मण, गांगुली, ये प्रेशर को हैंडल करते थे। उनकी एबिलिटी भी डिफरेंट थी, उनकी स्किल डिफरेंट थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब सवाल उठेगा, आप ठीक है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार गए, लेकिन जो इंग्लैंड का दौरा इसके बाद है,
हो ना हो कि 2011 की तरह हो। 2011 के दौरे में भी भारत 4-0 से हारा था, फिर ऑस्ट्रेलिया 4-0 से हारा था, राहुल द्रविड़ ने रिटायरमेंट ली, विवेक लक्ष्मण ने रिटायरमेंट ली, और उसके थोड़ी देर बाद आपने देखा सहवाग, गंभीर, तेंदुलकर ये सब भी चले गए। तो मुझे लगता है कि बैटिंग अब आप उस दौर में पहुंच गए हैं जहां पर ट्रांजिशन होगी। इंडिया के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन क्या इंडिया के पास नीचे अच्छे स्पिनर्स, अच्छे बैट्समैन हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि स्विंग और सीम खेलना एक बड़ी एबिलिटी है, एक बड़ा आर्ट है। शायद 10-12 साल हम भूल गए, क्योंकि जब तेंदुलकर और बाकी बल्लेबाज इंग्लैंड में जाते थे वहां पर रन बनाते थे, उनको वो तरीका था, लेकिन इस टीम के पास वो तरीका नहीं है। अगर आप बैटिंग की बात करें, विराट कोहली से उम्मीद बहुत ज्यादा थी, लेकिन विराट ने भी इंग्लैंड में जितनी क्रिकेट खेली है 2018 के अलावा बाकी कब इंग्लैंड में रन बनाए हैं। और यहाँ पर तो देखें ना, दोनों पारियों में वो नॉट आउट थे। जब आप ओवरनाइट नॉट आउट थे, अगले दिन आकर आप आउट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके टेम्परामेंट पर सवाल उठेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इसके बाद एक बायलैटरल सीरीज होगी इंग्लैंड के खिलाफ, यही बैट्समैन रन बनाएंगे, क्योंकि वो सेकेंड हाफ ऑफ द समर में होगा, जहां पर थोड़ा सा मौसम बदल जाता है, विकेटें थोड़ी ड्राई हो जाती हैं। लेकिन यार मुझे लगता है कि पुजारा हो गए, रहाणे हो गए, इनके करियर पर सवाल तो रहेंगे रहे। अच्छा, आगे की क्या राह है? विराट कोहली ने भी बदलाव और समीक्षा के संकेत दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर और तकनीकी तौर पर क्या करने की जरूरत है? क्या घरेलू क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स फ्रेंडली पिचेस बनाने की जरूरत है, और क्या कर सकते हैं? देखिए, घरेलू क्रिकेट में तो आपके प्लेयर ही नहीं खेलते। आप अच्छी स्विंग और सीम छोड़िए, जहां पर अच्छी स्पिन आ जाती है वहां क्या कर लेते हैं आप। इंग्लैंड ने भी तो आके इंडिया को पहला टेस्ट मैच हराया ही था ना, उसके बाद तो आपको गड्ढे बनाने पड़े, गड्ढों पे जाकर आप जीते। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि यार आपके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या है। अब देखिए, प्लानिंग की बात होती है। अब भारत की टीम आज से तकरीबन 40 दिन फ्री है, ठीक है जी, 40 दिन फ्री है, 21 दिन की सबको छुट्टी दे दी गई है। जाइए, आप अपने परिवारों को लेकर गए हैं इंग्लैंड में, आप बहुत थक गए होंगे, आप जाके अपना घूम फिर के आइए, 21 दिन बाद असेंबल होंगे। उसके बाद क्या आप टेस्ट सीरीज की तैयारी कर लेंगे? मुझे लगता है इस वक्त को इस्तेमाल करना चाहिए था। काउंटीज जो होती हैं, आप 2-3 मैच खेलते, ये आपस में प्रैक्टिस मैच खेलना तो नूर कुश्ती है, उसमें कौन सा कोई पता चलता है। आप आउट हो गए, चलो यार दोबारा बैटिंग कर लो। तो अगर विराट आज कह रहे हैं कि समीक्षा करनी चाहिए थी, यही विराट 5 दिन पहले कुछ और कह रहे थे। और मुझे लगता है कि 5 दिन पहले या जाने से पहले जिन्होंने एक बात की थी ना, हमारे लिए ये टेस्ट मैच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो भाई 6 टेस्ट मैच खेलने के लिए गए हैं, हम तो इसको एक अलग टेस्ट मैच की तरह लेंगे। ऐसी क्रिकेट नहीं खेली जाती। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, आपको ये कहना चाहिए था और मानना चाहिए था कि हम सबकी जिंदगी और मौत का सवाल है। अब डू और डाई वाली बात होती है ना, क्या इस तरह का मौका दोबारा आपके पास आएगा? पता नहीं, लेकिन ये तो बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है आने वाले वक्त पर इस पर काफी तनकीद भी होगी कि भाई आईसीसी टूर्नामेंट्स हम क्यों हार जाते हैं, जो नॉकआउट मैच होता है बड़ा, हम वो क्यों हार जाते हैं, हमारी बैटिंग क्यों नहीं चलती, और उससे बड़ी बात हमारी प्लानिंग में भी कमी बहुत ज्यादा दिख रही है। तो दिन भर में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको फिर याद दिला दें कि अगर आपके पास भी है हमारे लिए कोई सलाह, सुझाव, शिकायत, सवाल या सराहना, तो ईमेल कीजिए हमें radio@aajtak.com पर। आपका आज तक रेडियो अब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही शानदार कंटेंट आपको मिलता रहे। इस पॉडकास्ट की साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने, और इस शो की प्रोड्यूसर है खुशबू। मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।